तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे क्यूट से मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम कोटारो होता है और ये यहाँ पर इस लड़के रियू का छोटा भाई होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि इन दोनों के दोनों ने अपनी मम्मी पापा को एक प्लेन क्रैश के अंदर खो दिया था और आज ये दोनों के दोनों स्कूल की हेड से मिलने जा रहे हैं जिसने कि अपने दोनों के दोनों बच्चों को उसी प्लेन क्रैश के अंदर खो दिया था। और जैसे ही वो दोनों के दोनों उस कमरे के अंदर एंटर होते हैं, चेयरवुमन वहां पर उनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम इतने लेट कैसे हो गए। जो सुनते के साथ ही कोतारो वहां पर उस चेयरवुमन को बुढ़िया कह देता है, मगर तभी रियू वहां पर कोतारो को मुंह बंद करते हुए चेयरवुमन से वहां पर माफी मांगता है। जिसके बाद चेयरवुमन वहां पर रियू से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे स्कूल के अंदर रहना है तो तुम्हें यहाँ पर पार्ट टाइम के लिए स्कूल के अंदर बेबी सीटर का काम करना पड़ेगा। उसके बाद चेयरवुमन का राइट हैंड मैन सेकावा वहां पर रियू और कोतारो को स्कूल का राउंड करवाने के लिए ले जाता है और जैसे ही वो वहां पर बेबी सीटर क्लब के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि सभी के सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। फिर सिकावा वहां पर रियू को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये बेबी सीटर क्लब यहाँ पर चेयरमैन के बेटे ने खोला था, मगर क्योंकि इस क्लब को कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता इसलिए ये आज तक पूरी तरीके से खुला ही नहीं। तो रियू कहता है कि क्लब का पहला मेंबर होने की खातिर मैं यहाँ पर क्लब के लिए जो कुछ भी कर पाऊंगा वो सब करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर सेकावा की आंखों में वहां पर आंसू आ जाते हैं और वहां पर रियू को गुड लक कह के वहां से चले जाता है। और जब रियू वहां पर कमरे के अंदर एंटर होता है सभी के सभी बच्चे वहां पर अपने खेलना बंद कर रियू की तरफ देखने लगते हैं और जैसे रियू वहां पर कुछ बोलने वाला होता है वो सभी के सभी बच्चे वहां पर एक लड़के के पीछे जाकर छुप जाते हैं और उन्हीं में से एक बच्चा वहां पर उस लड़के के कान में चिल्ला देता है जिस चीज की वजह से उस लड़के की आंख भी वहां पर खुल जाती है। जिसके बाद रियू वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर रियू है और मैं यहाँ पर इस क्लब का नया मेंबर हूँ। और वो लड़का भी वहां पर रियू को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर उसेदा है और मैंने यहाँ पर पहले से ही सब कुछ तुम दोनों के बारे में जान लिया। और तभी वो सभी के सभी बच्चे वहां पर उसेदा से पूछने लगते हैं कि क्या हम यहाँ पर इन सब के साथ खेल सकते हैं। तो उसेदा कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर खेल तो सकते हो मगर तुम्हें पहले यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जो सुनकर वो सभी के सभी बच्चे वहां पर एक साथ अपना अपना नाम चिल्लाने लगते हैं। तो उसेदा उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक एक करके अपना नाम बताना चाहिए वरना उन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहली बच्ची है किरिन, दूसरा ताका, तीसरा ताकुमा और चौथा उसी का जुड़वा भाई काजुमा और उन सभी के सभी बच्चों में से सबसे छोटी मिदोरी। जिसके बाद रियू वहां पर कोतारो को इंट्रोड्यूस करते हुए उसे वहां पर अपनी गोदी से नीचे उतार देता है। लेकिन तभी की तभी ताका वहां पर कोतारो को शैतान बुलाने लगता है और साथ ही साथ सभी के सभी बच्चों से उसके ऊपर वहां पर अटैक करने के लिए कहता है। तो रियू वहां पर उन सभी को रोकते हुए कहता है कि होतारो की जगह तुम्हारा डीमन यहाँ पर मैं बन जाता हूँ। और मौका मिलते के साथ ही वो सभी के सभी बच्चे वहां पर रियू के ऊपर चढ़ के उसे वहां पर परेशान करने लगते हैं। और जब होतारो देखता है कि उसके भाई को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है तो वो वहां पर अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है मगर हर बार बच्चों के द्वारा पीछे धकेल दिया जाता है। तो रियू वहां पर होतारो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर होतारो वहां पर बुक शेल्फ के पास जाकर एक बुक को निकाल कर ये देखने लगता है कि सभी के सभी बच्चे वहां पर उसके भाई को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद उसेदा वहां पर होतारो से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर अपना भाई वापस चाहिए। तो होतारो वहां पर उसेदा को मना कर देता है। जिसके बाद उसेदा वहां पर होतारो से पूछता है कि तो क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इस बुक को पढ़ दूं। जो सुनकर होतारो वहां पर अपनी मुंडी को हिलाता है और रियू की तरफ देखने लगता है। जो देखकर उसेदा वहां पर समझ जाता है कि होतारो को यहाँ पर काफी ज्यादा लोनली महसूस हो रहा है, जिस चीज की वजह से वहां पर उसके सर के ऊपर अपने हाथ को सिलाते हुए कहता है कि रियू यहाँ पर तुम्हें तब तक नोटिस नहीं करेगा जब तक तुम यहाँ पर उसे खुद ना बुलाओ। जिसके बाद उसेदा वहां पर रियू को बुलाता है और उससे वहां पर कहता है कि मेरी शिफ्ट अब यहाँ पर खत्म हो चुकी है और क्या तुम यहाँ पर अकेले इन सभी के सभी बच्चों को संभाल पाओगे। तो रियू कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इन सभी के सभी बच्चों को आराम से संभाल लूंगा, तुम्हें यहाँ पर इस चीज की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसेदा वहां से जाते जाते ये सोच रहा होता है कि अगर रियू यहाँ पर मुझसे कहता तो मैं यहाँ पर रुक जाता। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियू मिदोरी का डायपर बदल रहा होता है और ताका वहां पर उसके बाल खींच रहा होता है। और तभी किरीन वहां पर रियू के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर भूख लगी है क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी सारा खाना बनाया है। जिसके बाद वो वहां पर मिडोरी को पकड़ लेती है और उससे वहां पर कहते हैं कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मोम बनूंगी और तुम मेरी बेटी। मगर रियू वहां पर मिडोरी को वापस ले लेता है और किरीन को समझाता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। मगर तभी किरीन वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि दोनों के दोनों जुड़वा भाइयों ने उसका सारा का सारा खाना फैला दिया होता है। काजुमा वहां पर फिसलकर गिरने की वजह से रोने ही वाला होता है मगर तभी रियू वहां पर उसे खड़ा कर देता है और ताकुमा वहां पर उसके पास आकर कहता है कि हे छोटे से दर्द यहाँ से उड़ जाओ। जो सुनकर काजुमा को वहां पर थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद रियू वहां पर नोटिस करता है कि किरीन यहाँ पर अपने फैले हुए खाने को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, जिस चीज की वजह से वहां पर उसके मन को बहलाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ मिडोरी वहां पर रोना चालू कर देती है, जिस चीज की वजह से रियू वहां पर उसे गोदी ले लेता है मगर ताका वहां पर फिर से उसके ऊपर चढ़ के उसके कान को खींचने लगता है। जिसके बाद रियू वहां पर गोतारो की तरफ देखता है और उससे वहां पर पूछता है कि क्या वो यहाँ पर ठीक है, जिसके जवाब में गोतारो वहां पर सिर्फ अपना सिर हिलाता है और तभी ताका फिर से वहां पर रियू का कान खींचना चालू कर देता है। जिसके बाद तभी के तभी वहां पर सभी के सभी बच्चों की मम्मी आ जाती है, जिन्हें देखते के साथ ही सभी के सभी बच्चे वहां पर उनके पास चले जाते हैं। और रियू को वहां पर देख के वो सभी के सभी वहां पर रियू से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो रियू वहां पर उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम रियू और मैंने अभी अभी इस क्लब को ज्वाइन करा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर उन सभी को भी इंट्रोड्यूस करा जाता है। मिडोरी की मम्मी का नाम यहाँ पर युकारी होता है, ताकुमा और काजुमा की मम्मी का नाम यहाँ पर योमी होता है और किरीन की मम्मी का नाम यहाँ पर योई होता है। जो सुनकर रियू वहां पर उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर आप सबसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और साथ ही साथ अपने छोटे भाई होतारो को भी इंट्रोड्यूस करता है मगर होतारो तो
यहाँ पर अपनी बुक रीडिंग के अंदर काफी ज्यादा व्यस्त होता है, जिसके बाद वो सभी के सभी वहाँ पर उन सबको बाय करते हुए वहाँ से चले जाती हैं। और उनके जाते के साथ ही वहाँ पर ताका का बड़ा भाई आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही ताका से कहता है कि ताका अब यहाँ पर घर चलने का टाइम हो चुका है। मगर तभी वो वहाँ पर रियो को नोटिस करता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर रियो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो रियो वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं यहाँ का दूसरा बेबी सीटर हूँ। तो ताका का बड़ा भाई भी वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर हयाटो है और मैं यहाँ पर तुम्हारा क्लासमेट हूँ। और साथ ही साथ वो वहाँ पर रियो से ये भी पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो। तो रियो कहता है कि हाँ, और मन ही मन सोचने लगता है कि ये थोड़ा डरावना तो लगता है मगर दिल से साफ है। जिसके बाद ताका वहाँ पर अपने भाई से कहता है कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। तो हयाटो कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। तो ताका कहता है कि नहीं, मुझे अभी यहाँ पर रियो के साथ थोड़ी देर और खेलना है। जिस चीज की वजह से हयाटो को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर ताका के सर के ऊपर एक टपली मार देता है। तो ताका वहाँ पर रोने लग जाता है और रियो वहाँ पर हयाटो को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक बच्चे के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिसके बाद ताका को भी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर अपने भाई हयाटो के पैर पर मुक्के मारने लगता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा मतलबी हो। और फिर हयाटो वहाँ पर रियो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी भाई की थोड़ी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा अकेला लगता है। जिसके बाद हयाटो वहाँ पर ताका को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है और फिर रियो वहाँ पर अपने भाई के पास आकर उससे वहाँ पर पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वाली किताब को पढ़ दूं। मगर होतारो वहाँ पर उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसके पैर के ऊपर अपने सर को रखकर गहरी सांसें लेने लगता है। जिस चीज की वजह से रियो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने भाई को गोदी में उठाकर हयातो के पास जाकर उससे वहाँ पर पूछने लगता है कि यहाँ का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल कौन सा है क्योंकि मेरे भाई को यहाँ पर काफी ज्यादा बुखार है। जिस चीज की वजह से हयातो वहाँ पर जल्दी से अपने छोटे भाई को अपनी मम्मी के पास छोड़कर रियो के साथ जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। और रास्ते में भागते भागते रियो वहाँ पर अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर कैसे उसने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होतारो आराम से हॉस्पिटल के बेड पर आराम कर रहा होता है और डॉक्टर वहाँ पर रियो को समझाता है कि ये बुखार यहाँ पर इसको बदलते मौसम की वजह से हुआ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं और ये यहाँ पर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद नर्स वहाँ पर रियो से कहते हैं कि जैसे ही होतारो को यहाँ पर होश आ जाए तुम यहाँ पर इसे ले जा सकते हो। जिसके बाद रियो वहाँ पर हॉस्पिटल से बाहर आकर ये सोचने लगता है कि शायद से मुझे अपने पेरेंट्स को होतारो की इस सिचुएशन के बारे में बता देना चाहिए। मगर तभी के तभी रियो वहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर याद आ जाता है कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे और अब वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगे, जिस चीज की वजह से फैमिली के नाम पर अब उसके पास यहाँ पर सिर्फ होतारो है। लेकिन तभी चेयरवुमन वहाँ पर उसके सर पर हाथ रखती है और उससे वहाँ पर कहती है कि आखिरकार अब तुम यहाँ पर रो रहे हो और उसे फ्यूनरल वाले दिन की बात याद दिलाते हुए कहती है कि उस दिन सिर्फ तुम और होतारो ही थे जो कि उस दिन नहीं रोए, मगर अब जो चला गया उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर अकेले हो। जिस चीज की वजह से रियो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाता है और फिर जब रियो वहाँ पर अंदर जाता है वो देखता है कि नर्स वहाँ पर रोते हुए होतारो के साथ वहाँ पर खड़ी हुई होती है और रियो को बताती है कि जब से होतारो यहाँ पर जा गया वो यहाँ पर तब से रो ही जा रहा है। और जब होतारो रियो को नोटिस करता है तब वो उसकी गोदी में चढ़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जब रियो से गोदी लेता है तब वो दोनों के दोनों ही रोने लग जाते हैं और रियो वहाँ पर समझ जाता है कि शायद से होतारो को भी यहाँ पर समझ आ चुका है कि अब उसके मम्मी पापा यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आएंगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो और होतारो एक साथ सो रहे होते हैं और चेयरवुमन वहाँ पर उन्हें चादर उड़ाने के लिए आती है और उनके जाते के साथ ही रियो वहाँ पर सोचने लगता है कि चेयरवुमन यहाँ पर सही थी कि इस दुनिया के अंदर कोई भी बिल्कुल अकेला नहीं होता। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरवुमन अपने ऑफिस में साइकावा से पूछती है कि आखिर मेरे ऑफिस के अंदर ये बेकार से फूल कहाँ से आए और साइकावा उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये सारे के सारे फूल यहाँ पर होतारो और रियो इकट्ठा करके लेके आए हैं और जब वो उन्हें फेंकने वाला होता है चेयरवुमन उसे वहाँ पर रोक देती है और उसे कहती है कि अब मैंने अपने यहाँ पर मूड बदल दिया है। जिसके बाद हमें यहाँ पर रियो के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो का क्लास टीचर उसे वहाँ पर सभी के सभी बच्चों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है और स्टार्टिंग में इतने सारे बच्चों को वहाँ पर देखकर रियो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर जैसे रियो वहाँ पर हयाटो को नोटिस करता है वो शांति से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर होतारो के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताका अपनी फेवरेट बुक को लेकर होतारो से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ये वाली बुक को पढ़ना चाहोगे और जवाब में होतारो वहाँ पर अपने सर को हिलाता है जो देखकर सभी के सभी बच्चे वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जब वो उस बुक को पढ़ रहे होते हैं ताका वहाँ पर जोर से चिल्लाता है कि मैं यहाँ पर रेड रेंजर हूँ। मगर ताकुमा को भी यहाँ पर रेड रेंजर बनना था और साथ ही साथ उसके जुड़वा भाई काजुमा को भी। किरीन कहती है कि मैं तो यहाँ पर पिंक रेंजर बनूंगी और तभी हमें यहाँ पर यूसेदा के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि मिडोरी को गोद में लेकर ही सो जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब रियो की आंख खुलती है वो देखता है कि होतारो वहाँ पर उसकी छाती पर लेटकर सो रहा है और वो उठकर उसे वहाँ पर गले लगा लेता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो उसके मम्मी पापा यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आएंगे। मगर तभी की तभी चेयरवुमन वहाँ पर दरवाजे को पटकते हुए अंदर आ जाती है और रियो से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। तभी सिकावा वहाँ पर आकर उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम दोनों के लिए यहाँ पर पहले से लंच तैयार कर दिया है। और जब चेयरवुमन उन्हें वहाँ पर लेक्चर दे रही होती है होतारो वहाँ पर उनके बालों को पकड़कर उन्हें वहाँ पर बुढ़िया बुलाने लगता है, जिस चीज की वजह से चेयरवुमन को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर होतारो को लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर वापस से बुढ़िया बुलाया तो मैं तुम्हारे बाल बिल्कुल अपनी तरह कटवा दूंगी। और रियो को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म दिखाते हुए कहते हैं कि अब से तुम ये यूनिफॉर्म पहनोगे क्योंकि अब से तुम मेरे स्कूल के अंदर हो, जो देखकर रियो वहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वहाँ पर चेयरवुमन को शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है
है जहाँ पर होतारो अपने जूते उतार रहा होता है और उसेदा वहाँ पर ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसको सट बुढ़िया ने रियो को वहाँ पर यूनिफॉर्म खरीद के दी। और जाने से पहले रियो वहाँ पर होतारो को बता के जाता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं लंच टाइम से पहले यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। और कॉरिडोर से जाते समय रियो को वहाँ पर काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि सभी लोग वहाँ पर रियो को ही देख रहे होते हैं। मगर तभी की तभी हयाटो वहाँ पर उसके सामने आ जाता है और उसे वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि सभी लोग यहाँ पर तुम्हें इसलिए घूर रहे क्योंकि तुम अपने साथ बच्चों को भी ले आए हो। और जब रियो वहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है तब वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उनसे पूछताछ करने पर रियो को वहाँ पर पता चलता है कि होतारो को यहाँ पर उसका पीछा करना था, जिस चीज की वजह से वो सभी के सभी भी उसके पीछे आ गए। होतारो रियो के पास आ जाता है और सभी के सभी बच्चे वहाँ पर रियो के साथ खेलने की डिमांड करने लगते हैं, मगर हयातो वहाँ पर उन्हें मुक्का दिखाकर चुप करने की कोशिश करता है, जो देखकर ताका वहाँ से रोते रोते भागने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर एक डरावनी सी लड़की से टकरा जाता है। तो वो लड़की वहाँ पर रियो से पूछती है कि आखिर ये सभी के सभी बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्या तुमने स्कूल को यहाँ पर प्लेग्राउंड समझ के रखा है। जो सुनकर वो सभी के सभी बच्चे वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं और रियो के पीछे रोते रोते छुप जाते हैं। जिसके बाद रियो वहाँ पर उस लड़की से कहता है कि मुझे यहाँ पर माफ कर देना, मैं अभी इन सभी बच्चों को यहाँ पर प्लेग्राउंड के अंदर छोड़कर आता हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि इस लड़की का नाम यहाँ पर इनोमाटा है, जो कि इस पूरे स्कूल की टॉपर है, मगर उसके इस बिहेवियर की वजह से सभी के सभी बच्चे वहाँ पर उसकी तरफ कमेंट पास कर रहे होते हैं कि कितनी ज्यादा मतलबी और रूड है, मगर इनोमाटा वहाँ पर उनके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से चुपचाप चले जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर बेबी सीटर क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हयाटो और रियो वहाँ पर सभी के सभी बच्चों को लेकर आ चुके होते हैं और देखते हैं कि उसे तो वहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहा होता है, जिस चीज की वजह से हयातो वहाँ पर उसके सर पर एक मुक्का मारता है। उसके बाद रियो वहाँ पर होतारो को कंफर्टेबल करने के लिए उसके सर को वहाँ पर शांति से सहलाता है, लेकिन तभी की तभी वहाँ पर इनुमाका आ जाती है, जो कि ताका को उसका लंच देने के लिए आई होती है, जो कि उसकी मम्मी ने भिजवाया था, जो कि उसी स्कूल के अंदर टीचर है। मगर इनुमाता को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी के सभी बच्चे वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और रोना चालू कर देते हैं। और जैसे इनुमाता वहाँ से जाने वाली होती है उसीदा के पेट में वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर हयाटो के साथ नर्सिंग रूम की तरफ जाने लगता है। मगर जाने से पहले वो वहाँ पर रियो और इनुमाता को उसकी गैर मौजूदगी में सभी के सभी बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहता है। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने इस चैनल के ऊपर लगभग 4 महीने से वीडियो नहीं डाली है, मगर अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैनल के ऊपर मैं कंसिस्टेंट हो जाऊं और अब से डेली वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूं। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनीमे के साथ। तब तक के लिए बाय।